नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त श्रुति। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि आजकल हमारे आसपास मौसमों में कई बदलाव आ रहे हैं और मौसम का हमारी सेहत पर एक बेहद ही गहरा असर पड़ता है। ठंड और बदलते मौसम का हमारी सेहत पर बेहद गहरा असर पड़ता है और अगर ऐसे में लापरवाही बरतें तो अनेक बीमारियाँ हमें अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं, जिनमें से एक है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ऐसे तो एक बहुत आम सी बीमारी लगती है, लेकिन अगर सही समय पर इसका इलाज ना मिले तो यह एक जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है। दोस्तों, न्यूमोनिया एक सांस से संबंधित बीमारी है जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों को होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया भर में न्यूमोनिया की वजह से कई लाख बच्चों की मृत्यु होती है और यदि आंकड़ों का माने तो भारत में हर साल 8 लाख से भी ज़्यादा बच्चों की मृत्यु न्यूमोनिया की वजह से होती है, या यूँ कहें कि हर 39 सेकंड में एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, न्यूमोनिया इतना गंभीर रूप ले चुका है कि लोगों के प्रति उसको जागरूक करने के लिए 12 नवंबर को 2009 से 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे यानी विश्व न्यूमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको मनाने का मकसद लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाना, इससे मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान्स बनाना एवं रोकथाम व उपचार के लिए उसे सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, न्यूमोनिया क्या है, इससे हम कैसे बचें, इसका हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या सिम्टम्स हैं, आज हम इन सारी बातों की जानकारी लेंगे। और इसकी जानकारी देने आज हमारे स्टूडियो में आए हैं सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक सहाय जी। तो आइए दोस्तों, हम उनसे जानकारियाँ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम इससे ही स्टार्ट करते हैं कि न्यूमोनिया एक्चुअल में क्या है, मतलब इसका हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। निमोनिया जो है ये नीमो मतलब होता है एयर जी। चूँकि निमोनिया जो है वो फेफड़ों की बीमारी है जिसमें कि हवा होती है, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि ऐसे अंग जिसमें हवा होती है उसकी बीमारी को निमोनिया कहते हैं। और चूँकि हम हर समय सांस लेते हैं और सांस लेना हमारे जीवन का मेन काम है, तो सांस के माध्यम से जो प्रदूषित वायु हमारे फेफड़ों में जाती है, इस कारण से हमारे फेफड़े हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। जी। आज के समय में जो हर तरफ वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, इस कारण से फेफड़े की बीमारियां बहुत ज़्यादा ऑफनली देखने को मिल रही हैं। जी सर। और हमको चाहिए कि चूँकि फेफड़े हमारे जीवन के, हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि फेफड़े ही वो जगह है जहाँ पे वातावरण की शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है जी। और हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म की सारी प्रक्रियाएं हैं उस ऑक्सीजन से ही संपर्क होती है, ऊर्जा हमें ऑक्सीजन से ही मिलती है, तो ऑक्सीजन का खून तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। निमोनिया प्राय छोटे बच्चे 5 साल से नीचे या बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर होते हैं उन्हें बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। इसी प्रकार से वे बच्चे जो कुपोषित हैं, माल न्यूट्रिशन, या फिर जिन्हें बच्चों वाली डायबिटीज़ है, जुवेनाइल डायबिटीज़, या फिर किसी प्रकार के कैंसर से पीड़ित हैं, या फिर किसी प्रकार से ऑटो इम्यून डिजीज़ या और कोई अन्य बीमारी जिसकी वो दवा का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, जी। ऐसे बच्चे निमोनिया जो इन्फेक्शन होता है वो जल्दी उनको पकड़ता है और उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान रखने में हमको ये बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर उसके वातावरण को शुद्ध बनाना, ज़्यादा ठंडक ना हो जी, वहाँ पे हम टेम्परेचर मेंटेन करें उसके कमरे का, डस्ट ना हो, क्योंकि एलर्जी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है निमोनिया का जी। तो जहाँ हम बच्चे को रखते हैं, जहाँ रोगी रहता है या सामान्य व्यक्ति रहता है, वहाँ साफ़ सफाई और किसी प्रकार के सुगंध जैसे पेंट है, परफ्यूम है, अगरबत्ती है, इनका उपयोग ना करें, क्योंकि एलर्जी होने से निमोनिया होना ज़्यादा संभावित है। जी।
निमोनिया में एक्चुअली होता क्या है कि जो फेफड़े में छोटे छोटे एयर सैक होते हैं उन्हें एल्वियोलाई कहते हैं जी। जब निमोनिया का इन्फेक्शन होता है तो उस एल्वियोलाई में पानी भर जाता है या पस भर जाता है और जिसके कारण से सामान्य रूप से सांस लेना संभव नहीं हो पाता जी। अब आप ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि निमोनिया क्यों होता है। प्रदूषित वातावरण के अलावा एलर्जी के अलावा जो मेन कारण है वह है बैक्टीरिया जी, वायरस, फंगस और कुछ अन्य प्रकार के भी कीटाणु होते हैं जो हमारे फेफड़े को संक्रमित करते हैं जी। सबसे प्रमुख कारण है प्रदूषण। आज के समय में जब जंगल कट रहे हैं, हमारा जो नेचर है उसका परिवर्तन हो रहा है, कंक्रीटिंग के ज़्यादा काम हो रहे हैं, जिस कारण से हर जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। और जब भी आप प्रदूषित वायु में सांस लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी और आपको निमोनिया नाम की बीमारी हो जाएगी जी। और इसमें भी जो वायरल निमोनिया होता है वो यदि आप इलाज नहीं भी करते हैं तो वो स्वतः ठीक हो जाता है, किंतु बैक्टीरियल निमोनिया में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, आईवी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है और तभी वो ठीक होता है जी। और चूँकि इसमें जो मेन लक्षण है, सबसे पहले बुखार आएगा, हाथ पैर में दर्द होगा, चिल्स ठंडक लगेगी जी। इसके बाद जोड़ों में दर्द होगा और सबसे बड़ी चीज़ है सांस में तकलीफ़, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती है जी। तो हम कैसे पहचानेंगे कि फेफड़े में निमोनिया का असर आ गया है। इसमें श्वसन दर बढ़ जाती है, सामान्यतया आप देखेंगे तो 16 से 20 जी। प्रति मिनट श्वसन दर होती है जी। किंतु जब निमोनिया होता है फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं तो श्वसन की दर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अगर ये 28 से ऊपर है प्रति मिनट जी। तो हमको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है जी। जी। और श्वसन की दर बढ़ती भी है और साथ में डीप हो जाती है। डीप का मतलब है कि पसलियाँ खिंचने लगती हैं। इसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में लोग बोलते हैं कि बच्चा हमारा पलई तीर रहा है जी। इसका मतलब है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस कारण से जो हमारा छाती है, जो चेस्ट है, वो ज़्यादा वर्क कर रहा है जी। जी। और डीप वर्क कर रहा है, इसलिए जो है पलई बच्चा तीर रहा है। तो ये प्रारंभिक लक्षण हैं। अगर ऐसा हमको दिखता है अपने किसी भी बच्चे में तो हमको निश्चित रूप से डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगर वहाँ सुविधा, आपकी जगह में सुविधा है तो एक्सरे चेस्ट या सीटी स्कैन भी करवाना चाहिए जी। ब्लड का टेस्ट कराएं। इयोसिनोफिलिया के लिए अपने इयोसिनोफिल के बारे में पता करें कि इयोसिनोफिलिया तो नहीं हो गया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एवं इसके अलावा बच्चे का रहन सहन, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में भी हमको सुधार करना पड़ेगा और इसके लिए जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। जी सर। जब तक माँ बाप लिटरेट नहीं होंगे, साक्षर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, वो बच्चों के तकलीफ को प्रारंभिक रूप में नहीं पकड़ पाएंगे। और याद रखें कि कोई भी बीमारी अगर जितनी जल्दी पकड़ में आएगी उतनी जल्दी उसका इलाज संभव हो पाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के मामलों में या बुजुर्गों के मामले में कभी लापरवाही ना करें जी। किसी की बात का भरोसा ना करें। गांव में जो ये बैगा वगैरह होते हैं जी। इनके उस बहलावे में ना आएँ और तुरंत उसे किसी भी शासकीय कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसा डॉक्टर है जो इसके बारे में जानकारी रखता है, उससे संपर्क करें, आवश्यक जांच कराएं और उनके निर्देशानुसार दवाओं का सेवन करें, खान पान का ध्यान रखें, पौष्टिक आहार दें ताकि आपका बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी सर। अगर आपने शुरू में ध्यान नहीं रखा तो बच्चों की बीमारी जैसे निमोनिया वगैरह इतनी जल्दी इफेक्ट करती हैं कि जानलेवा भी हो सकती है। जी सर। तो हमेशा शुरू में ही
यदि कोई भी लक्षण ऐसा लगता है कि बच्चा सुस्त है, दूध नहीं पी रहा है, उसका बुखार ज़्यादा है, उसकी सांस तेज चल रही है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, बच्चा जो है अनकंफर्टेबल है, चिड़चिड़ाहट है बच्चे में, तो आप बिल्कुल तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाने में कोई परहेज ना करें। सर ऐसे में और ये भी देखा गया है कि बरसात या ठंड के मौसम में या बदलते मौसम में ज़्यादातर निमोनिया की शिकायतें आती हैं लोगों को। सर इसका क्या कारण हो सकता है? हम प्रकृति के संग रहते हैं, प्रकृति के संग हम रहते हैं जी। और प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसको हमें किसी भी तरीके से फेस करना है, उससे हमको निपटना है। जब अचानक बहुत तेज गर्मी से बहुत ठंड हो जाती है, यानी जो वातावरण का तापक्रम है जब उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है जी जी। तो ये वायरस के ग्रोथ में फेवरेबल होता है और ऐसे में वायरस जो है काफ़ी फास्ट ग्रो करते हैं और जो पैथोजेनिक वायरस होते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बीमारी भी जो है बहुत जल्दी होती है जी। तो अगर मौसम बदल रहा है तो आपको मौसम बदलते मौसम के हिसाब से अपना रहन सहन, खान पान को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आप बीमारियों से बच सकें। जी सर। सर जैसा कि हम खान पान के बारे में बात कर रहे थे कि खान पान का तो हमारे ज़्यादातर जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो सर निमोनिया के टाइम पे हमारा डाइट कैसा होना चाहिए? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें नेसेसरीली लेनी चाहिए या कौन सी चीज़ें जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, अगर आप हमें दर्शकों को बताएं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है जी। खान पान जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमारे खान पान के द्वारा ये सिद्ध होता है कि हम कितने स्वस्थ रहेंगे। जी जी। हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, इस प्रकार के बहुत से तत्व होते हैं जो अत्यंत आवश्यक होते हैं। जी। हम निमोनिया की बात कर रहे हैं तो निमोनिया में हमको जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमको पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। जी जी। पोटेशियम हमें केले से मिलता है। गांव में ये मिथ है कि केला जो है ठंडा करता है, ऐसा नहीं है जी। केला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम। जी सर। और पोटेशियम जो है हमारे शरीर में पानी को इकट्ठा होने से रोकता है। इसलिए अगर हम पोटेशियम रिच फूड लेंगे, उदाहरण के लिए केला या कच्चे नारियल का पानी, तो ये पोटेशियम जो है हमारे शरीर में पानी को रोकने से बचाएगा जी। तो फेफड़ों में पानी की मात्रा कम हो जाएगी और जो निमोनिया में पानी एक्स्ट्रा बन गया था उससे हम निजात पा सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन में जैसे एग है, सोयाबीन, इसके बाद नट्स, नट ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनका सेवन काफ़ी लाभप्रद है। जी। कुकुम्बर यानी कद्दू, इसमें भी मैग्नीशियम बहुत पाया जाता है। जी जी। तो हरी सब्जियां हर प्रकार की किसी भी रूप में अगर हम बच्चों को देते हैं, अच्छी तरीके से साफ़ करके, स्टरलाइज करके, पका के, तो निश्चित रूप से वो फ़ायदेमंद साबित होती हैं। जी। जहाँ तक हो सके कॉफ़ी वगैरह ना पिएं, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग और अल्कोहल, ये हमारी इम्यूनिटी को कम करती हैं जी। और निमोनिया को ठीक होने में बाधा उत्पन्न करती हैं। इनको हमको अवॉइड करना चाहिए जी। बच्चों को ठंड से बचाएं और अगर संभव हो सके तो सुबह की धूप जब निकलती है जी। तो अर्ली मॉर्निंग जो धूप में थोड़ी देर बिठाएं बच्चे को, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हाथ वगैरह साफ़ रखें और अगर कोई पेशेंट निमोनिया का घर में है तो उससे बच्चों को, बुजुर्गों को दूर रखें क्योंकि कंटेजियस होता है। फ्लू हुआ, निमोनिया हुआ, ये बहुत जल्दी, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक से दूसरे में फैलता है। जी जी। तो आइसोलेशन इज स्टिल द बेस्ट ट्रीटमेंट। आइसोलेशन जो करना चाहिए जी। और स्टीम थेरेपी, मतलब गर्म पानी की भाप को लेना, ये जो फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण डिस्निया होता है, मतलब सांस में तकलीफ होती है, वो गर्म पानी की भाप से लिक्विफाई हो जाता है, मतलब वो द्रवीभूत हो जाता है और आराम से बाहर निकल जाता है। तो गर्म पानी की भाप लें और
रात में भी जो है वो पंखा या कूलर वगैरह का उपयोग ना करें, ठंड से बचें। जी जी। और अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है किसी कारण से, तो पसीने को टॉवल से हम पोंछ दें। सर। बच्चे के खान पान का ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी है केयर टेकर। अगर आप स्नेह और प्यार से जी किसी भी रोगी का इलाज करते हैं तो बीमारी जल्दी ठीक होती है, तो उसका ध्यान रखें। सर, खान पान के साथ हमारे एनवायरनमेंट का, हम कैसे रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, हमारी तबीयत पे। तो सर, एक निमोनिया पेशेंट को कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, मतलब ठंडक, गर्म, कैसा उन्हें कैसे रखना चाहिए? चूँकि हम एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट रह रहे हैं, जी। लेकिन हमारे यहाँ निमोनिया का पेशेंट है, निमोनिया का है, तो हमें चाहिए कि उसका जो कमरा है साफ हो, शुद्ध हो, धूल रहित हो, कीटाणुओं से रहित हो, वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हो, मतलब साफ हवा वहाँ पे प्रविष्ट हो, ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, और हम रोज़ उसको मतलब एंटीसेप्टिक से कमरे को साफ करें, उसकी बेडशीट को बदलें, उसके पीने के पानी का ध्यान रखें, और अगर कहीं से पॉल्यूटेड एयर आ रही है तो उसको रोकें। कहीं पे सीपेज ना हो, अगर कुछ ठंडक नमी है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप पेशेंट का जगह बदल दें, लेकिन बच्चे को स्वस्थ एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा जल्दी स्वस्थ होगा। जी सर, जैसे हमने थोड़ी देर पहले प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात किया था कि कैसे हम बच सकते हैं निमोनिया से, मगर किन्हीं कारणों की वजह से, या तो हमारी ही लापरवाही या इवन प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बाद भी कई बार होता है कि हम निमोनिया की गिरफ्त में आ सकते हैं। जी। तो सर, उस समय हमें एक प्रॉपर कैसा इलाज लेना चाहिए, उसका क्या क्योर होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, जैसे कि बच्चे को बुखार है, चिड़चिड़ाहट है, दूध नहीं पी रहा है, और जो श्वसन दर है वो काफ़ी बढ़ गई है, 30, 40, 50 हो गई है, जो पसलियाँ हैं वो इन ड्राइंग मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, तो ये निश्चित रूप से आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर लोग ऑक्सीजन लगाते हैं, आईवी एंटीबायोटिक देते हैं, और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। उससे हम आराम से निमोनिया के बच्चे को 100% क्योर कर सकते हैं। लेकिन जरा सी नादानी और जरा सी लापरवाही बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। कृपया इस बात का बहुत ध्यान रखें। जी सर, जैसे कि अभी आपने साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में हमें बताया, सर ज़्यादातर लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है निमोनिया के बारे में, तो आम जनता की अगर हम बात करें तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को निमोनिया हो गया है? कई बार वो लोग बुखार आ रहा है, वायरल होगा करके वो इग्नोर कर देते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे को निमोनिया हो गया है? देखिए, सीधी सी बात है कि अगर बच्चा को हल्का बुखार है या तेज बुखार है, नाक बह रही है, ड्राई कफ हो रहा है, शुरू में जो है सूखी खांसी आती है, मतलब बलगम नहीं निकलता है शुरू में, और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट है। सांस की दर, श्वसन दर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और जो पसलियाँ हैं, चेस्ट है, वो डीप जो है वो खिंच रही है, पसलियाँ ले रहा है बच्चा, उसके कारण से जो एब्डोमेन का फुलाव है हर सांस के साथ में ऊंचा हो रहा है। इसका मतलब है कि ब्रीदिंग ट्रबल है और लंग्स जो इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे केस में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। यदि संभव हो तो बच्चे को एडमिट कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन भी लगानी पड़ सकती है। तो अगर हम ये समय पर रहते करते हैं, मान लीजिए, तो बच्चा निश्चित रूप से पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। जी सर, हमने अक्सर सुना है, डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि बच्चों को निमोनिया की वैक्सीनेशंस लगा दी जाएं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि निमोनिया में वैक्सीनेशन का क्या रोल होता है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसी भी बीमारी के लागू होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात किसी भी बीमारी के हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब बीमारी होगी तब हम देखेंगे। तो जितने भी वैक्सीनेशन आजकल पीडियाट्रिक एज ग्रुप में लगते हैं, वो सब काफ़ी फ़ायदेमंद, काफ़ी लाभकारी होते हैं, और उनका आपको उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक निमोनिया का सवाल है, तो इसके फ्लू का जो इंजेक्शन आता है, वैक्सीन आता है, 6 महीने
कि बच्चे में फ्लू का वैक्सीन लगाएं, हर साल लगाएं। जी सर। उससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही होता है। जी। इसी प्रकार से एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है जो निमोनिया का इम्पोर्टेंट कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी आप लगाएं 1.5 महीने में फर्स्ट डोज, फिर 2.5 महीने में, फिर 3.5 महीने में, कम से कम 3 डोज और 1.5 साल में बूस्टर। इसी प्रकार से एक निमोकोकल बैक्टीरिया होता है, तो उससे भी निमोनिया बहुत कॉमन है, उसकी भी वैक्सीन आती है। उसको कहते हैं PCV, निमोकोकल वैक्सीन। उसको भी आप समय से लगवाएं और डॉक्टर के सतत संपर्क में रहें। और वैक्सीन जो है अच्छे डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से लगाएं और समय पे लगवाएं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बच्चों को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। जी सर। सर, हम अक्सर एक मेडिकल टर्म हमने बहुत सुना है डबल निमोनिया जिसे हम कहते हैं। तो सर, अगर आप इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दे सकें तो। देखिए, ऐसा होता है कि नॉर्मली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया, वो एक फेफड़े में होते हैं। अगर आप उसको जांच करेंगे स्टेथोस्कोप लगा के, तो सिर्फ एक साइड में ही आपको इन्फेक्शन दिखेगा और निमोनिया के लक्षण मिलेंगे। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें दोनों फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादा क्षेत्र एरिया में इन्वॉल्व होते हैं और उसमें काफ़ी लंबे जगह पे हमको सिम्टम मिलते हैं किसके, निमोनिया के। तो उसको हम कहते हैं डबल निमोनिया, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है। और कोविड इन्फेक्शन में और किसी भी वायरल इन्फेक्शन में प्राय डबल निमोनिया ही मिलता है। अच्छा। तो वो ज़्यादा सीरियस होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है और उसमें हमें ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता पड़ती है। और जो सिंगल निमोनिया है और जो बैक्टीरियल है वो एंटीबायोटिक को अच्छा रिस्पॉन्स करता है और एंटीबायोटिक से आराम मिल जाता है उसमें। लेकिन हमको डिफ्रेंशिएट करने का बहुत ज़रूरी है कि ये बैक्टीरियल निमोनिया है या फिर वायरल निमोनिया है। जी सर। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है बच्चों में यूजुअली, जैसे प्रीमैच्योर बर्थ हो गया या और कोई कंडीशंस जिनमें बच्चों को ज़्यादा खतरा होता है निमोनिया का? जो बच्चे कुछ कैंसर वगैरह की दवाई ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो कुपोषित हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनको निमोनिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है। जी सर। उनकी हमको डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी और जो बेसिक कॉज है उसका इलाज करना पड़ेगा। जी सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। तो दोस्तों, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा कि निमोनिया से हम कैसे बच सकते हैं और अगर हमें निमोनिया हो जाए तो हम उसका कैसे इलाज करें। उम्मीद करती हूँ आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। हम अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।